नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सबके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पंचवर्षीय योजनाएं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आज की क्लास में हम पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करेंगे। आप सब कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट स्टार्ट करते हैं। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी अगर, तो फिर नौजवानी का मतलब अभी टाइम है, अभी पढ़ाई कर लो, फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आप चाहोगे भी ना कि अब पढ़ाई कर लूँ, तो उस एग्जाम में आप बेटर स्कोर नहीं कर सकते हो। तो अभी आपके पास मौका है और आपको पता है कि पेड एग्जाम से आपको वीडियो, वीपीओ, लेखपाल, इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट की, लोअर पीसेस की, इन सारी भर्ती परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, जॉब लेनी है, तो आपको पेट में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? देखो, पंचवर्षीय योजनाओं को कॉन्सेप्ट लिया है हमने सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस में सबसे पहले 1928 में एक व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने नियोजन की अवधारणा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भैया हमें नियोजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नियोजन करने के लिए उन्होंने 5 ईयर्स प्लान की बात किया। तो पंचवर्षीय योजनाओं को जनक किसको कहते हैं? जोसेफ स्टालिन को पंचवर्षीय योजना को जनक कहते हैं। पहली बार पंचवर्षीय योजना कहाँ पे लाई गई थी? सोवियत संघ रूस में। अब वर्तमान में क्या है? सिर्फ रूस बचा है, क्योंकि सोवियत संघ का क्या हो गया था? अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित। पंचवर्षीय योजना में हम अलग अलग क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं कि भैया किस क्षेत्र में कैसे विकास करना है, क्या प्लानिंग करनी, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। अच्छा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से हमने प्रारंभ किया था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना हमने 1951 से प्रारंभ किया था। पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारूप भारत में बनाता कौन है? योजना आयोग। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारूप बनाता था, लेकिन पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारूप बनाता है योजना आयोग, जबकि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से मंजूरी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, क्योंकि 2015 में हमने क्या कर दिया था? 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग ले आए। अब भारत में हम कोई भी पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं करते। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना आपके 1951 से लेकर 1956 तक चली। हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष चली, तो 1951 से 56। आपके सबके टाइम जरूर पता होने चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना को मॉडल बनाया था हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने प्राथमिकता किसको दिया था? कृषि को दिया था, क्योंकि भैया अभी अभी हम क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे, तो हम अपने खाद्यान्न पर बल देना चाहते थे। भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमन ने बनाया था। पहली पंचवर्षीय योजना पर हमने कृषि पर बल दिया था। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। बेशक हमने फोकस किस में किया था? कृषि पर, लेकिन और क्षेत्रों का भी विकास किया था। और पहली पंचवर्षीय योजना हमारी बहुत सफल रही थी, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य तो हमने रखा था 2.1% का, लेकिन प्राप्ति कितनी हो गई थी? हमें 3.6%। पहली पंचवर्षीय योजना में एक हमने और महत्वपूर्ण काम किया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 को हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया। इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत हमने एक और पद सृजन किया था, बीडीओ, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का पद होता है ना, इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत सृजन किया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किसके सहयोग से हुआ था? अमेरिका के सहयोग से। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया था? अलग अलग डैम बनाए थे, और जो बांध बना रहे थे, इन्हीं बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा बांध किस नदी पर बना है या किस पंचवर्षीय योजना पर बना है।
जैसे कि हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध। दामोदर नदी पर एक परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। ये सारी परियोजनाएं कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी? और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया था? योजना आयोग की भी स्थापना हुआ था इससे पहले, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हमने कब किया था? पहली पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब हम पढ़ते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना को मॉडल किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस। अच्छा, पीसी महालनोबिस को आप जानते हो? अगर आपने संस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा तो पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर एक संस्था का हमने गठन किया था, सीएसओ। 1951 में सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था। 1951 में पीसी महालनोबिस की सिफारिश पर ही हमने सीएसओ का गठन किया था। इसी के साथ साथ भारत में एक और संस्था थी, एनएसओ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। एनएसओ का गठन कब हुआ था? एनएसओ का गठन हुआ था 1950 में। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, ये संबंधी आंकड़े कौन एकत्र करता था, प्रकाशित करता था? एनएसओ। जबकि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता था? सीएसओ। अभी हाल ही में 2019 में हमने क्या कर दिया? सीएसओ और एनएसओ को मर्ज करके एक संस्था बना दी। वो कौन सी संस्था है? एनएसओ। अब आपसे पूछ ले, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में गरीबी का प्रकाशन कौन करता है? गरीबी के आंकड़े कौन कलेक्ट करते हैं? बेरोजगारी के आंकड़े कौन कलेक्ट करते हैं? ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम करता है आपका एनएसओ। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? एनएसओ का गठन कब हुआ है? 2019 में। एनएसओ का गठन कौन सी दो संस्थाओं के मर्ज करने से हुआ है? सीएसओ और एनएसओ को मर्ज करने से एक संस्था बनी। वो संस्था कौन सी है आपकी? एनएसओ। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? इसीलिए पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को केंद्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस कब आता है? 29 जून को। 29 जून को इनके जन्म दिवस को केंद्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर हमने मुख्य रूप से फोकस किस पे किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पे मुख्य रूप से हमने उद्योगों पर फोकस किया। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया? कृषि पर फोकस कर दिया। कृषि पर फोकस किया, लक्ष्य रखा था हमने 2.1% का, प्राप्ति हो गई 3.6% की। भैया हम भारतीय तो बहुत खुश हुए कि यार हमारा तो टारगेट से भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो हमने कहा यार कृषि का तो बढ़िया विकास कर लिया। ये नहीं देखा कि भैया कैसा विकास हुआ है कि नहीं। हमने कहा अब तो हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा? उद्योगों पर। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर फोकस किस पे कर दिया? उद्योगों पर फोकस कर दिया। पीसी महालनोबिस के बारे में 2 पॉइंट आपको मैंने बता ही दिए। भैया इनको आधुनिक सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की अनुशंसा पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था। इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भैया भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? इसका हेडक्वार्टर था उस टाइम पे कलकत्ता में। इसी के साथ साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना पे हमने लक्ष्य कितना रखा था? देखो 4.5% का लक्ष्य रखा था, लेकिन थोड़ा सा कम हमें 4.3% की प्राप्ति हुई थी। देखो टारगेट आपको नहीं भी याद होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन कोशिश करनी याद हो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ अगर हुई है तो वो आपको याद होनी चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना पर भी हमने पूरा फोकस किस पर कर दिया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पर हमने फोकस कर दिया था उद्योगों पर। तो भैया हमें औद्योगिक नीति लानी पड़ेगी कि नहीं? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पे हमने 1956 में क्या किया था? एक औद्योगिक नीति लाए थे। इससे पहले हम 1951 में भी औद्योगिक नीति ला चुके थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं थी। दूसरी औद्योगिक नीति हम लेके आए 1956 में, जो काफ़ी प्रभावी हुई थी। इसी के टाइम पे क्या हुआ था? हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किया था। जैसे दुर्गापुरा में, भिलाई में, ये सब ने अलग अलग संयंत्रों की स्थापना किया था। इसी के साथ साथ आपसे कुछ पूछ लेता है, जैसे कि आपकी भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हमने किया था। इसी के साथ साथ हमने बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया था। ये सारे स्टील प्लांट की दुर्गापुरा की किया था। किसमें किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हमने कब किया था? बोकारो की किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में पहली बार स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1907 में।
1907 में हमने टिस्को की स्थापना किया था, टाटा आयरन स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कहाँ पे हुआ था? सापची में हुआ था। सापची कहाँ पर है? सापची भैया आपके झारखंड के जमशेदपुर में पड़ता है। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, सापची जमशेदपुर में। और झारखंड कौन सी नदी के तट पर स्थित? स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड का सापची स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पूछते हैं भारत में स्वतंत्रता से पहले स्टील प्लांट की स्थापना कब हो गई थी? 1907 में। कौन सा स्टील प्लांट था? टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अब इसके बाद हमारी आई तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना को मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल और सॉन सैंडी ने मिलकर बनाया था। इसी के साथ साथ इसे हम गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। अब देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कामना तो किसकी किया था? सुख की किया था भैया, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी पूर्णतः फेल हो जाती है। फेल होने का कारण क्या था? देखो, सबसे पहला कारण था कि हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ गई। एक तो हमारा युद्ध भी हो गया, भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा। दूसरी चीज़ क्या हुई कि हमारे यहाँ पे बहुत बुरा सूखा बढ़ गया, अकाल पड़ गया, तो हमारे यहाँ पे खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पे हमने क्या कर दिया था? कृषि और उद्योग दोनों पर फोकस किया था कि भैया जो चीज़ें कृषि की कम रह गई, कि पहली पंचवर्षीय योजना पर फोकस किस पे कर दिया था? कृषि पे। तो हमने कहा जो चीज़ें कृषि की बच गई उसको सुधार लेंगे। हम तो पूरे कॉन्फिडेंस में चल रहे थे। हमने कहा उद्योगों को भी बढ़िया विकास कर दिया, थोड़ा बहुत बचा है उसको भी सही कर लेंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पर फोकस किस पे किया था? कृषि और उद्योग पर। लेकिन तीसरी चक्रवर्ती योजना हमारी हो गई थी पूर्णतः फेल। लक्ष्य तो हमने लिया था 5.6 का, पास नहीं हो पाए, बड़ी मुश्किल में 2.8% की प्राप्ति कर पाए। हमने तो कहा था हम तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, इंडस्ट्री में बढ़िया आत्मनिर्भर बन जाएंगे, कृषि में बढ़िया बन जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हमारे दिल की अरमा आंसू में बह गया, हमारा हो गया पूरी लंका खराब। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई बेकार। तीसरी पंचवर्षीय योजना बेकार क्यों हुई? इसकी परिस्थितियाँ वैसी थी। सबसे पहले तो 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हो गया। 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु भी हो गई। 1965 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। जिस पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो रही है, दो युद्धों का सामना हो रहा है, तो वह विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी के टाइम पे हमारा बहुत बड़ा अकाल सूखा भी पड़ गया था, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी? आपकी पूर्णतया फेल हो गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने देखा यार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें खाद्यान्न की हो गई। भाई विकास नहीं हुआ, चलो इंडस्ट्री नहीं खुल पा रही वो तो चल जाएगा, लेकिन अब भूख से लोग मर रहे हैं वो। तो अब हमने कहा कि हमारा मुख्य फोकस क्या होगा? खाद्यान्न पर होगा। खाद्यान्न को उत्पन्न करना है, इसलिए हम हरित क्रांति लेकर आए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने 3 साल का क्या कर लिया? योजना अवकाश ले लिया। इन 30 साल की योजना अवकाश में हमने हरित क्रांति किया। भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, और जबकि विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। MS स्वामीनाथन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार का हमने भारत रत्न दिया था, MS स्वामीनाथन जी को भी दिया था, इसलिए बात आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। देखो, मैंने आपको बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पे हमने क्या किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पे उद्योगों पर फोकस किया था। हमने दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला, ये सारे स्टील प्लांट हमने खोले थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट हमने कब खोला था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसलिए आपके एग्जाम में बोकारो वाला पूछ लेता है। बोकारो स्टील प्लांट कब खोला था? 1964 में खोला था। कहाँ पर है? झारखंड। और किसकी हेल्प से खोला था? तो रूस की हेल्प से खोला था। इसी के साथ साथ हमने UTI का भी गठन किया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन भी 1964 में किया था। इसी के साथ साथ 1965 में हमने क्या किया था? कृषि कीमत आयोग का भी गठन किया था। बाद में ये क्या होता है? इसका नाम बदल जाता है। अब वर्तमान में MSP की गणना कौन करता है? CACP करता है। वर्तमान में MSP की गणना कौन करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। 1965 में एक और संस्था का हमने गठन किया था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है कि वैधानिक संस्था है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हमने किया था 1964 के एक्ट से, और ये आपकी एक प्रकार की वैधानिक संस्था है। जिस संस्था का गठन किसी एक्ट के द्वारा होता है वो कैसी संस्था होती है? वैधानिक संस्था। देखो, हो सकता है कि आपको स्पीड थोड़ी सी कम या ज़्यादा लग रही हो, या आपको बोर लग रहा हो, क्योंकि हम चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड से लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये आपके रिवीजन क्लास है और रिवीजन इसी स्पीड से करना होता है।
इसी के साथ साथ 1966 में हमारी मुद्रा का भी अवमूल्यन हो गया। इसी के साथ साथ क्या हो गया था भैया, हमने हरित क्रांति भी 1966 में हमने स्टार्ट कर दिया था। 1964 में हमने एक बैंक खोला था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमने उद्योगों को ऋण देने के लिए एक बैंक खोला था। इसी के साथ साथ 1990 में एक और बैंक खोलेंगे हम, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी की स्थापना कब करेंगे, 1990 में। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई क्या करती थी, बड़े बड़े उद्योगों को तो लोन दे रही थी, लेकिन हमारे जैसे लोग जिन्हें तो अगरबत्ती का कारखाना खोलना है, जिन्हें तो छोटा कुटीर उद्योग खोलना है, हमें बैंक लोन नहीं देती थी। इसीलिए हमने क्या कर दिया था, 1990 में सिडबी की स्थापना। देखो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, सिडबी का हेडक्वार्टर स्थित है लखनऊ में। बाकी 99% बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। लेकिन बैंकों का हेडक्वार्टर का वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है बैंकों का, उसको पढ़ लेना जो कन्फ्यूजन हो जाए। एक ऑप्शन में बता रही हूँ कि सिडबी का आपका लखनऊ में, बाकी 99% नाबार्ड का हो गया, आरबीआई का हो गया, एसबीआई का हो गया, इन सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमने क्या कर दिया, एनुअल प्लान, वार्षिक योजना लेकर आए। हमने 3 साल का योजना अवकाश ले लिया। हमने कहा देखो सबसे पहले तो हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारी तो हालत बहुत ख़राब हो गई। ऐसे जब आप कभी भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, अब प्रैक्टिस सेट में जब नंबर ख़राब आते हैं तो उसे डिमोटिवेट नहीं होना, देखना यार हमारे क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहे हैं, क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहे हैं, और दूसरे हमें ये समझना है कहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे किसी और एग्जाम के लिए आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी थी, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिमिटेड टॉपिक है, और लिमिटेड टॉपिक से आप 5 नंबर कर सकते हैं। पूरी ज्योग्राफी पढ़ के 5 नंबर स्कोर करने से बेटर है इकोनॉमिक्स के लिमिटेड टॉपिक से आप क्या करिए, स्कोर करिए। अब हमने क्या कर लिया, 3 वर्ष को योजना अवकाश लिया 1966 से 69। इसी योजना अवकाश के बीच में हमने क्या किया था, हरित क्रांति को भी स्टार्ट किया था। योजना अवकाश को हम जीरो प्लान के नाम से या प्लान हॉलीडे के नाम से भी जानते हैं। हरित क्रांति का एक अलग से वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे हरित क्रांति को डिस्कस नहीं करेंगे। अगली क्लास में हम चौथी पंचवर्षीय योजना से पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए।